हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अमरीन सर टायर क्लास चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आप लोग के बीच इंटरफेरेंस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इसके पिछले वीडियो में इंटरफेरेंस हमने स्टार्ट किया था। यदि वीडियो नहीं देखे होंगे तो वह वीडियो देख करके ही आए, तभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। इंटरफेरेंस का डेफिनेशन अभी तो नहीं दिए। सबसे पहले इसका हमने वहाँ पर यानी बताए थे पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस के बारे में। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये दोनों आपको समझ करके आना है, तभी यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगी। तो यदि वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार फिर से कह रहे हैं, आप वहाँ पर वह वीडियो देख करके आएंगे, तब यहाँ पर अधिक समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलें आपको स्टार्ट करते हैं। आप लोग मतलब यदि कोशिश करें कि नोट करते जाएं, यदि नोट नहीं कर पाते हैं तो उसको लिए हमने टेलीग्राम पर ऑलरेडी इसका पीडीएफ दे रखा है, तो वहाँ से भी आप जा कर के नोट कर सकते हैं। यदि यहाँ से दिखता है तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से यदि बोर्ड पर से लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो टेलीग्राम पर जो पीडीएफ है वो आप पीडीएफ से भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलें दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी मतलब आपका थ्योरिटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, इसका मतलब क्या होता है जो समझे, यानी प्रकाश के व्यतिकरण का सैद्धांतिक व्याख्या करना है। प्रकाश क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है कि प्रकाश के व्यतिकरण का सैद्धांतिक व्याख्या करें। व्यतिकरण का सैद्धांतिक व्याख्या करें, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है। यानी क्वेश्चन में आपको लिखे यानी थ्योरिटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, यानी प्रकाश के व्यतिकरण का सैद्धांतिक व्याख्या। अब सैद्धांतिक व्याख्या का मतलब हुआ आपको क्या कि सिद्धांत पर आपको चलना है, इसमें उतना कोई खास डायग्राम निर्भर नहीं करता है। जो हमने पिछला जो सिद्धांत ऑलरेडी प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन का जो सिद्धांत हमने सिखाया है, वो वही प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन का सिद्धांत को अप्लाई करके यहाँ पर आपको सत्यापन करना है। ये जब तक कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सिद्धांत को अप्लाई नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला सत्यापन नहीं होगा। मतलब इसमें आपका सबसे फर्स्ट में तो यानी आयाम आपको निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, और दूसरा आपको विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है कि कणों का परिणामी विस्थापन क्या होता है, वह परिणामी विस्थापन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर में इसका यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम कल्पना करेंगे, यानी क्या इसका विस्थापन होता है। इसके बाद यदि लास्ट टॉपिक में है तो इसके इंटेंसिटी के बारे में भी कल्पना करेंगे कि किस कण का इंटेंसिटी क्या होता है। तो चलें आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माने 2 सोर्सेज है। सबसे पहला सोर्स है, इस सोर्स का नाम है S1, यहाँ से चलता है और चलकर ऐसे चलती है वेव के रूप में, प्रकाश वेव है तो वेव के रूप में निकलती है और जाता कहाँ पर है तो P पॉइंट पर। इसी का सामने यहाँ पर दूसरी सोर्स है, यह भी सोर्स यहाँ से निकलकर ये भी कहाँ पर गया तो P पर। दोनों के दोनों सोर्स P पर जाकर मिलती है। पहला सोर्स P पर, दूसरा सोर्स भी P पर। पहले सोर्स का जो विस्थापन होता है वह x1 और दूसरे सोर्स का जो विस्थापन है वह कितना है, यानी पहला सोर्स x1 दूरी तय करती है और दूसरी सोर्स कितना दूरी x2 दूरी तय करके इस पॉइंट पर पहुंचती है। जैसे यहाँ पर पहुंचता है तो ए वो कहता होगा ऊपर चलो, तो ए वो कहता होगा नीचे चलो। तो एक का विस्थापन y1 तो दूसरा का विस्थापन y2, एक का विस्थापन y1 तो दूसरा का विस्थापन y2, जो कि इसके पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए इसी के हिसाब से आपका यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। S1 सोर्स के लिए चलते हैं तो विस्थापन y1 हो तो y1 बराबर क्या होगा तो y1 बराबर a sin ओमेगा t। y1 बराबर क्या है a sin ओमेगा t। y1 पहले सोर्स के लिए विस्थापन y1 माने तो y1 बराबर कितना हुआ तो a sin ओमेगा t, और y2 का मान कितना होगा तो y2 बराबर
यानी बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पर देखें यानी इसका कलांतर फाइव है, तो बाई 2 बराबर क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए बी साइन ओमेगा टी अब प्लस फाइव, दो सोर्स है, ये दोनों सोर्स का ऑलरेडी विस्थापन हमने लिख रखा। पहले सोर्स का बाई 1 यानी ए क्या है तो बाई 1 है, ए क्या है तो बाई 2 है, इसका बाई 1 पहला इक्वेशन 1 बाई 1 और ए वाला क्या बाई 2, तो बाई 1 बराबर ए साइन ओमेगा टी, बाई 2 बराबर बी साइन ओमेगा टी। ये ऑलरेडी आप 11 क्लास में सीखे थे वेव में, ठीक है। यानी आप पढ़े थे कि जो वेव है वह दो प्रकार का होता है, एक का नाम यांत्रिक और अयांत्रिक, मैकेनिकल और अनमैकेनिकल। मैकेनिकल वेव भी दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो हमने यहाँ पर वही मैकेनिकल वेव से लेकर चल रहे हैं, ये फॉर्मूला ऑलरेडी होता है, ये आप वेव में जाकर 11 क्लास में ये फॉर्मूला के बारे में आप अध्ययन किए थे, वो वही फॉर्मूला हमने लिख दिया। पहला वेव x1 दूसरा वेव x2 दूरी तय करती है, तो x1 बराबर ए साइन ओमेगा टी। ए क्या है तो पहले वेव का एम्पलीट्यूड है, b क्या है दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड है। अब देखिए इसके बाद आप पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखो वही लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बाई बराबर वेक्टर बाई बराबर वेक्टर बाई 1 प्लस वेक्टर बाई 2 होता है, वेक्टर बाई 1 प्लस वेक्टर बाई 2। ये ऑलरेडी हमने पहले ही बता रखा है, वेक्टर बाई बराबर वेक्टर बाई 1 प्लस वेक्टर बाई 2 होता है। तो यहाँ पर देखें वेक्टर बाई बराबर बाई 1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बाई 1 क्या है तो बाई 1 की जगह पर लिखना है यानी ए साइन ओमेगा टी प्लस इसकी जगह पर क्या होगा तो इसकी जगह पर हो जाएगा यानी बी साइन ए वेक्टर बाई 1, ए वेक्टर क्या है बाई 2 का मान है, यानी बी यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पर देखें बाकी बारी से फॉर्मूला ही लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के बनते चला जाएगा। तो यहाँ पर देखें बाई बराबर क्या आया इसको लिख दो, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन, अब साइन वो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये ऑलरेडी त्रिकोणमितीय अनुपात में आप लोग सीखे होंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए तो ए के यहाँ पर कितना ओमेगा टी, ये सबके गुना में होगा, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस 5 इतना अब प्लस, ठीक है। अब बी तो रहेगा ही, तो यहाँ पर बी पहले लिख देना है। अब कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बी, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन 5 आ गया, यानी साइन ए इंटू कॉस बी या कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर देखें कॉमन हो रहा है साइन ओमेगा, यहाँ पर देख रहे होंगे साइन ओमेगा दोनों में है ना, कॉमन कर लो, दोनों में बाहर निकाल लो। तो वेक्टर बाई बराबर ऐसा करो यहाँ से तुम साइन ओमेगा टी बाहर निकाल लो, साइन ओमेगा टी बाहर कर लेना है। साइन ओमेगा बाहर करेगा तो a प्लस बी, यहाँ क्या बचेगा b, अब cos 5 इतना बचा, अब प्लस यहाँ से देखो यानी यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, तो इस जगह पर आपको लिखना है यानी cos ओमेगा टी इतना इंटू b साइन 5, ऐसा कर दिए। b यहाँ था जो b यहाँ पर लिख दिए, b साइन 5 के रूप में हम कर दिए, यानी इतना हमने कॉमन कर लिया। इसके बाद a हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको यहाँ पर याद रखना है, मान लेना होगा इतना जो वैल्यू है इतना लेट, इतना की जगह पर मान लेना है कि r cos थीटा
और इतना की जगह पर आपको मान लेना है कि r sin थीटा, दोनों की जगह पर मान लेना है। यानी क्यों? क्योंकि फॉर्मूला पर सेट हो। देखो कैसे करते हैं, वह बात को समझो। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 मान लेना है और यहाँ पर मान लेना है माना कि इतना की जगह पर, इतना की जगह पर क्या, तो माना कि a प्लस बी कॉस फाई बराबर r कॉस थीटा मान लिए। और यहाँ पर देखिए ये वाला दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए b साइन थीटा के जगह पर लिख देते हैं r साइन थीटा, दोनों का स्थान पर हमने मान लिया। और मानने पर इसको समीकरण 4 मान लें, इसको समीकरण 5। अब कोई कहता है सर इतना को आप इतने ही क्यों माने, कुछ और भी तो मान सकते थे, तो क्यों माने यहाँ से आपको समझाते हैं। ऊपर आप इतना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसके बाद फिर पुनः आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर देखिए मिलाकर के हम लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए अब क्या होता है, जो बात को समझना होगा। यहाँ पर देखिए क्या कि समीकरण 3 में मान रख देते हैं दोनों का। समीकरण कितना में, तो समीकरण 3 में मान रखने पर मान रखने पर वैल्यू रखते हैं। 3 में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे बाई, तो वेक्टर बाई इक्वल टू क्या है जो समझो, यहाँ पर क्या है, तो साइन ओमेगा टी, साइन इतना की जगह पर क्या मान रखा है r cos थीटा, यहाँ पर लिख देना है r cos थीटा। अब प्लस, अब यहाँ पर देखो क्या है cos ओमेगा टी, तो यहाँ पर लिख दो cos ओमेगा टी। इतना की जगह पर क्या मान रखा है r sin थीटा, तो यहाँ पर लिख देना है यानी r sin थीटा। इसकी जगह पर अब क्या हो गया r sin थीटा। अब यानी यहाँ पर क्या करना है, तो वेक्टर बाई r दोनों में कॉमन कर लो, r को बाहर निकालो, क्या बचेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा। अब प्लस यहाँ पर गया तो कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर बताओ तुम्हारा फॉर्मूला एक आ गया, फॉर्मूला क्या आया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसके बराबर होता है, तो साइन ए प्लस बी के बराबर। अभी भी तो फॉर्मूला बताए थे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसके बराबर, तो साइन ए प्लस बी के बराबर होता है। तो ए की जगह पर ओमेगा टी और बी की जगह पर क्या है थीटा, ए की जगह पर ओमेगा टी और बी की जगह पर क्या है थीटा है। अब इसको आप लिख देंगे क्या जो समझो, तो वेक्टर बाई इक्वल टू r यहाँ पर लिखा आएगा यानी साइन ए प्लस बी, तो ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको समीकरण 5 था, ये समीकरण 6 आया। और अब यहाँ पर समझे इतना के जगह पर इतने क्यों माने, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पर सेट करना था। यदि इतना के जगह पर इतना नहीं माने होते तो एक कभी भी फॉर्मूला आपका निकल कर नहीं आता। ये फॉर्मूला लाने के लिए इतना के स्थान पर इतना हमको मानना पड़ा, अन्यथा एक कोई जरूरी नहीं था कि इतना के जगह पर इतना हमको मानना ही है। अब क्या यही आपका व्यंजक आ गया, मतलब कर सकते हैं कि समीकरण कितना 6, समीकरण 6 परिणामी विस्थापन के लिए यानी व्यंजक है। एक तो हमें आ गया, ठीक है। आप देखें आगे हमको क्या एम्पलीट्यूड लाना है, आपको क्या क्या लाना था, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एम्पलीट्यूड, उसके बाद इंटेंसिटी। ये तीनों के लिए आपका रिजल्ट लाना है। तो सबसे पहले हमने एक सत्यापन कर रखा, यानी ये विस्थापन तो निकाल दिए, अब हमको एम्पलीट्यूड निकालना है और वह भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ परिणामी आयाम। तो परिणामी आयाम कैसे निकले, तो इसको लिए समीकरण 4 और 5 ऑलरेडी हमने मान रखा है, 4 5 को आप वर्ग कर दें। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण किसको, समीकरण 4 तथा 5 को वर्ग करने पर वर्ग करते हैं, 4 5 को वर्ग कर दो, 4 में क्या है जी, तो यहाँ पर वर्ग करेगा तो पहले राइट को लिख दो, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं पहले, यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर ये वाला
आर स्क्वायर कोची साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी तो स्क्वायर होगा ना। तो ए प्लस बी कॉस फाइव इतना का होल स्क्वायर प्लस ए वाला, यानी बी साइन फाइव का होल स्क्वायर। क्या किए कि हम 4 और 5 को वर्ग कर दिए, 4 5 को वर्ग किए। अब देखें वर्ग करने के बाद क्या आता है वह देखें, देख रहे हैं आर स्क्वायर दोनों में बाहर निकाल लो। तो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 लिख दो। इतना बराबर 1 से गुना करेगा तो 1 ही, मतलब डायरेक्ट लिख दो ना आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab अब कॉस 5, 2ab कॉस 5 इतना प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब यहाँ सोचो तनी, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन हुआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बोलो या तो कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, दोनों का जोड़ 1 होता है। तो इसके स्थान पर 1 हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आया, यहाँ निकल कर आ गया कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना प्लस 2ab और यहाँ पर क्या है 2ab cos 5 आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। यहाँ क्यों ए स्क्वायर बी स्क्वायर इतना की जगह पर आई रह गया 2ab cos 5। ये जो आपका आया इधर है स्क्वायर में, उधर जाएगा तो कुछ में रूट में हो जाएगा, तो रूट में एक लाइन और बढ़ाए थे, यानी आर बराबर क्या आ गया रूट अंडर, आप पढ़ सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना 2ab cos कोची तो 5, 2ab cos 5 इसे मान लेना है समीकरण ऊपर में। यहाँ पर देखें क्या लिखे थे 6, तेरा मान लेना समीकरण कितना 7 कर लेना। समीकरण 7 क्या आया, ये परिणामी, यानी परिणामी यही फॉर्मूला वहां पर ऑलरेडी हमने डिस्प्लेसमेंट इस पिछले क्लास जो बताए थे वीडियो में बताया कि आर स्क्वायर बराबर फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5 होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर भी निकल के आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5, यानी कलांतर पर निर्भर इसका मान करता है। अब देखिए ये तो ऑलरेडी निकला, यानी अब हमको 2 गो सत्यापन हो गया। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण कितना हुआ, तो समीकरण यहाँ पर देखें 6 यहाँ 7, तो समीकरण 7, समीकरण कितना तो समीकरण 7 परिणामी आयाम के लिए व्यंजक है। समीकरण 7 परिणामी आयाम के लिए व्यंजक है। अब हमको 2 चीज निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, एम्पलीट्यूड निकल गया। अब इंटेंसिटी रहा तीसरा नंबर में, तो इंटेंसिटी कैसे निकालें इसके बारे में समझे पहले। इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको याद रखना होगा, यहाँ पर देखें यानी आयाम तीव्रता के वर्ग के समानुपाती होता है। आयाम यहाँ पर देखें आयाम का मान, तीव्रता का मान आयाम के वर्ग के समानुपाती, तीव्रता का मान, तो यहाँ पर देखें लिख देते हैं, यानी तीव्रता का मान आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी तीव्रता का मान आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तीव्रता का मान आयाम के वर्ग के समानुपाती कहने का अर्थ हुआ कि आई का जो मान होगा समानुपाती क्या आर स्क्वायर, आई समानुपाती आर स्क्वायर। आर क्या है आयाम है, आर क्या है आयाम, वह कौन आयाम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड परिणामी आयाम। अब यहाँ से देखें
तो आई बराबर क्या आया, तो आई बराबर आया समानुपाती हटाएंगे के रखेंगे, समानुपाती हटाकर के रखेंगे, अतः के यानी के आर स्क्वायर हो गया, के आर स्क्वायर, के आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर के मान तो यहाँ पर मालूम है, आर स्क्वायर के मान मालूम है, आई बराबर इसकी वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे तो आई बराबर के आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के यहाँ पर कितना, आर स्क्वायर के यहाँ पर हो गया यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab कॉस कितना तक कॉस 5 इतना हो गया। अब के से गुना पूरा में कर दो, गुना कर देगा तो क्या आएगा, यहाँ से देखें आई बराबर कितना, तो आई बराबर आपको आ जाएगा यानी के ए स्क्वायर जोड़ के बी स्क्वायर जोड़ 2 के ए बी कॉस कितना तो कॉस 5 ये आपका आ गया। के से गुना करने पर आप पढ़ चुके होंगे कि कहूं पर भी यदि किसी भी स्थान पर यानी समानुपाती होता है, समानुपाती हटाने पर नियतांक राशि होती है। नियतांक राशि क्या है, तो के है, के कैसी राशि, नियतांक राशि, तो आई बराबर के आर स्क्वायर, तो नियतांक के हो गया। अब यहाँ से के से सब में गुना कर दे। अब तुम ही बताओ, यानी ए भी क्या है, तो आयाम है, आयाम तीव्रता के आयाम, यहाँ तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका मतलब इसकी जगह ये भी तो तीव्रता होगा, ये भी तो तीव्रता होगा, अतः इसकी जगह पर यानी पहला वेग का तीव्रता, जैसे मान ले यहाँ से जो हमने पिक्चर बनाया था S1 था, ये निकल करके यहाँ तक गया P पॉइंट पर S1, यहाँ देखो S2 सोर्स था, यहाँ से निकलकर ये भी कहाँ गया, तो P पर गया था। तो इसकी तीव्रता यदि I1 है तो I1 बराबर आयाम A है, तो A यानी यहाँ से I1 बराबर के ए स्क्वायर और यहाँ से I2 बराबर पहुंचे के बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी आयाम यानी B और इसकी आयाम A, तो I1 बराबर के ए स्क्वायर, I2 बराबर के बी स्क्वायर। इस फॉर्म में यहाँ पर के ए स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा I1, के बी स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा I2। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो I बराबर आ गया इसके जगह पर I1, इसके जगह पर I1 और जोड़ इसके जगह पर, तो इसके जगह पर I2, इसके जगह पर I2 और जोड़ यानी 2, इसको फिर इसी फॉर्म में सेट कर दो, इसको जो वैल्यू है इस फॉर्म में ही सेट करेंगे। जब उस फॉर्म में सेट करेंगे तो होगा 2 यानी अब यहाँ से रूट में कर दो, तो रूट के यानी ए स्क्वायर और फिर रूट में यानी के यहाँ पर देखो बी स्क्वायर, इतना इनटू कॉस 5 कर सकते थे। क्यों, के यानी रूट में है, एक ही बार यहाँ पर लिख दे ऐसा, यानी रूट में ऐसा कर दे के ए स्क्वायर यहाँ पर के बी स्क्वायर, के स्क्वायर और के बी स्क्वायर, रूट के बाहर कॉस 5। अब यहाँ पर देखें के गुना के स्क्वायर, के स्क्वायर के वर्गमूल के, ए स्क्वायर के वर्गमूल ए, यहाँ पर बी स्क्वायर वर्गमूल में है तो यहाँ पर बी, यानी इसी को इस फॉर्म में लिखने का एक तरीका मेरा हो गया, इस रूप में हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करें, तो I बराबर हो गया I1, यहाँ से I1 जोड़ I2 जोड़ यानी 2 रूट अंदर I1 इंटू I2 और यहाँ पर क्या cos 5 ए आ गया आपका किसके लिए, तो यहाँ पर बताना एक तीव्रता के लिए आपके लिए व्यंजक आया है। ये वैल्यू जो आया वह किसके लिए, तो तीव्रता के लिए आया है। इसको मान लेंगे समीकरण, यानी वहां पर होगा 7 तक के, इसको मान लेना है समीकरण 8 और लिख देना है कि समीकरण 8 ही परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक है, परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक है। ये जो आपको रिजल्ट आया वह परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक आ गए। तो समीकरण 8 ही परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक है। तो आप लोग के बीच में ये आपको व्यतिकरण का जो सैद्धांतिक विश्लेषण था उसमें हम
आयाम ऑलरेडी लाएं, उसके बाद विस्थापन लाएं, उसका क्या विस्थापन होता है, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी तीव्रता को लाएं। अब विशेष कंडीशन, आपको 5 नंबर में सवाल आएगा तो विशेष कंडीशन का जिक्र आप नहीं करेंगे। ये विशेष कंडीशन को जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे हो सकता है इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल हो, इसलिए हम विशेष कंडीशन का जिक्र करते हैं। तो अब यहाँ पर व्यक्तिकरण 2 प्रकार का होता है, एक का नाम होता है समपोषी और दूसरा का नाम होता है विनाशी। समपोषी और दूसरा का नाम होता है विनाशी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा वैल्यू, यानी इसे मैक्सिमम, इसे मैक्सिमा के नाम से भी जाना जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा। और मैक्सिमा का मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हम लिख दें कि R बराबर, अभी हमने लाया कि R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ 2AB cos फाई, ठीक है, cos फाई। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू, अब आप लोग पढ़ चुके हैं या तब, यानी कोई कहता है समपोषी व्यतिकरण कब प्राप्त होता है, तो याद रखना है कि जब इंटेंसिटी मैक्सिमा हो, इंटेंसिटी मैक्सिमा हो और दूसरा एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमा हो, दोनों वैल्यू मैक्सिमम होते हैं तो समपोषी व्यतिकरण या यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होते हैं। लेकिन मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए आपको बता रहे हैं समपोषी मतलब चमकीले। लेकिन आपको मतलब यदि, यानी कह सकते हैं डार्क बन रहा है यानी ब्लैक बन रहा है, तो उस अंडर कंडीशन में मिनिमा। तो अभी आप बताएं कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1 होता है। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में कि cos थीटा यानी थीटा का वैल्यू होता है -1 से 1 तक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 होगा। तो इसके जगह पर आपको 1 सेट करना है मैक्सिमा के लिए, ठीक है। यानी आप यहाँ पर कर सकते हैं मैक्सिमा के लिए, यानी यहाँ R मैक्स कर दें आगे में, यानी R स्क्वायर, और मैक्सिमा के लिए क्या होता है, तो cos फाई इक्वल टू 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी मैक्सिमा के लिए R मैक्स हो गया, ठीक है, R मैक्स। तो R स्क्वायर मैक्स बराबर क्या है, तो A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर 2AB, एक का जगह पर तो 1 हो जाएगा। अब वो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB किसके बराबर, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर यानी R स्क्वायर मैक्स इतना बराबर A स्क्वायर, यानी सॉरी यहाँ पर A प्लस B का क्या होल स्क्वायर होगा। आप बताओ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो R मैक्स के लिए क्या आया रिजल्ट, तो R मैक्स के लिए A प्लस B आपका रिजल्ट है। आपके पूछेगा मैक्सिमम, तो A प्लस बी, A मैक्सिमा वैल्यू है, मैक्सिमा वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू A प्लस बी, मिनिमम वैल्यू A माइनस बी। ध्यान में रखना है, मैक्सिमम A और B का मान दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमा कहेगा जोड़ेंगे, मिनिमा कहेगा घटाएंगे। तो ये मैक्सिमा आपको एम्पलीट्यूड निकल कर आया, R मैक्स बराबर कितना, तो फॉर्मूला लगाना है A प्लस बी, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए। अब देखिए इसी का आपको चलते हैं जो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को लेकर चलते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। मैक्सिमम इंटेंसिटी में यानी इसमें I के लिए रिजल्ट आता है, तो I बराबर फॉर्मूला हमने लिखा था इससे पहले, अभी हम बताएं कि I बराबर फॉर्मूला होता है, I बराबर यानी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंदर I1 इंटू I2 इतना कॉस क्या होता है, फाई होता है, कॉस क्या तो फाई होता है। ये ऑलरेडी अभी बताएं। आप देखें इसका भी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कॉस फाई का मान क्या होगा, तो यहाँ पर कॉस फाई का मान तो 1 होना चाहिए। अब 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, यानी I मैक्स बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंदर I1 इंटू I2 हो गया। इसको आप क्या आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं
आई मैक्स बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab इसके बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐसा कर दें, रूट अंदर I1 प्लस रूट अंदर I2 का होल स्क्वायर, तो रूट अंदर I1 प्लस रूट अंदर I2 का होल स्क्वायर। इतना आप यदि करें, यदि इतना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर तो I हो गया, b स्क्वायर I2 हो गया, 2ab तो 2a के यहाँ पर रूट है और b के यहाँ पर a। तो यदि आपको यानी इंटेंसिटी पूछेगा मैक्सिमम तो फार्मूला लगाना है क्या, तो यदि इंटेंसिटी मैक्सिमम पूछेगा तो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। लेकिन यदि आपको आर मैक्स पूछेगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड पूछेगा तो a प्लस बी लगाना है। ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए बताएं। अब इसी का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पर देखें, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह पर डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब विनाशी भी कर सकते हैं। यहाँ पर कर देना है डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस और यहाँ पर लिख देना है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण में मिनिमा होता है। तो एक चीज तो वही रह जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका मिनिमम मान कितना होता है, -1, कॉस का मिनिमम मान -1। यहाँ पर क्या पुट कर देना है, -1। ठीक है, तो -1 से गुना करेगा क्या होगा, माइनस। अब यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab किसके बराबर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी, तो यहाँ पर सॉरी आर मैक्स की जगह पर r यहाँ पर मीन हो जाएगा, यहाँ पर r क्या मीन हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर r मीन हो जाएगा, r मिनिमम मान क्या, तो a माइनस बी होता है। यदि विनाशी व्यतिकरण है तो विनाशी व्यतिकरण के लिए r मीन का मान a माइनस बी ऑब्जेक्टिव में अति महत्वपूर्ण आता है वाला वैल्यू। फिर यहाँ पर वहीं से लेके चलेंगे, इसका मान क्या आएगा, इंटेंसिटी के लिए कल्पना करो -1, तो -1 तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेगा तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर मीन आएगा MIN मिनिमा, यहाँ पर भी MIN मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ खाली माइनस लगा देना, ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम के लिए रिजल्टेड है, यानी मैक्सिमा कहेगा ए वाला, मिनिमा कहेगा वो वाला। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम तथा न्यूनतम यानी मैक्सिमम तथा न्यूनतम आयामों का अनुपात ज्ञात करें। तो मैक्सिमम तथा न्यूनतम आयामों का अनुपात, तो मैक्सिमम अनुपात यानी आर मैक्स, ठीक है, यानी आर मैक्स और न्यूनतम तो आर मीन अनुपात कहता है, तो आर मैक्स बटा आर मीन, फॉर्मूला a प्लस बी बटा a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी यहाँ पर देखें स्क्वायर, तो स्क्वायर तो यहाँ पर होगा नहीं, डायरेक्ट a वाला रह जाएगा। ये आयाम का अनुपात बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला किसका अनुपात, आयाम का। लेकिन तीव्रता का अनुपात पूछेगा, ऑब्जेक्टिव इसी पर या न्यूमेरिकल इसी पर सोल्व होगा। यदि यही तीव्रता का पूछेगा तो यहाँ पर लिख देना है, यानी तीव्रता का पूछेगा तो हो जाएगा यानी I मैक्सिमा और I मिनिमा, I मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा तीव्रता का अनुपात पूछेगा तो यहाँ पर यानी सबसे पहले I मैक्स, तो I मैक्स क्या होता है, आर स्क्वायर आयाम के बल के समानुपाती। तो यहाँ पर यानी आपको लिख देना होगा आर स्क्वायर मैक्स बटा आर स्क्वायर मीन, आर स्क्वायर मैक्स बटा आर स्क्वायर मीन अनुपात निकालें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आगे आपको चलेंगे तो आई मैक्स, ठीक है, आई मैक्स बटा आई मीन, आई मैक्स बटा आई मीन, तो मैक्स आर मैक्स बटा एक का मान यहाँ पर देखो स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खाली लिखेंगे तो इसकी जगह पर हो जाएगा यानी a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए वाला आपका BBI जो मतलब पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको ऑब्जेक्टिव कन्फर्म एग्जाम में आता है कि मैक्सिमा तथा मिनिमा आयामों का, मैक्सिमा तथा मिनिमा तीव्रताओं का, तीव्रता इंटेंसिटी तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें। तो फॉर्मूला लगाना है
मैक्सिमम मिनिमम तीव्रताओं का अनुपात, तो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इतना आपको बताएं, इस पर नेक्स्ट में न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। ये आपका टोटल डिफाइंड हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपका प्रकाश का व्यतिकरण का टॉपिक लेकर आएंगे।